नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने आप सभी विशिष्ट शिक्षक बनने की चाह रखने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें मैं पेंशन स्कीम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि नियोजित शिक्षक जब आप हैं तो आपको ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, लेकिन आप जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा। अब अंतर क्या है और नुकसान क्या होने वाला है? और यह जो एनपीएस का जो नुकसान है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे भारत भर के लाखों कर्मचारी कह रहे हैं जो एनपीएस के तहत जो है पेंशन ले रहे हैं। एक ही घर में, एक ही परिवार में दो पेंशनधारी हैं। एक है जो ओपीएस के तहत आते हैं, दूसरे हैं जो एनपीएस के तहत आते हैं। ओपीएस के तहत जो आने वाले पेंशनधारी हैं, उनको 18,000, 20,000 और उससे भी अधिक पेंशन मिल रहे हैं। लेकिन जो एनपीएस के तहत आ रहे हैं, उन्हें 1200, 1400, 1800 रुपए जो है पेंशन मिल पा रहा है। आप बताइए कितना पीड़ा होगा कि एक ही घर, एक ही परिवार में दो अलग अलग पेंशनधारियों को, एक को 18,000 रुपए पेंशन, दूसरे को 1800 रुपए पेंशन। आखिर कितना पीड़ा हो रहा होगा। एक जो है वो पूरा बुढ़ापा अपने मस्त जी रहा है, मन चाहा वह व्यंजन का आनंद ले रहा है। यदि वह सक्षम है तो साल में कहीं वो अपने पेंशन के पैसे से भ्रमण पर निकल जाता है, और वह जब बीमार पड़ता है या उसकी जो दवाइयां चलती हैं तो उन्हें उसके लिए किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरे तरफ एनपीएस के तहत जो पेंशनधारी हैं, वह पूरे अपने जीवन का 60 वर्ष जो है वो दूसरे के लिए लगा देने वाले आज जो है वे बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पेंशनधारी नाम मात्र के हैं, उनका इतना पेंशन आ रहा है कि उस पेंशन के पैसे से वे महीने भर का खैनी या तंबाकू का खर्च भी नहीं वहन कर पा रहे हैं। तो दवा का बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं आपके घर में होंगे, हमारे घर में होंगे, उनका 2000, 2500, 3000 उससे भी अत्यधिक यदि कोई जो है गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, लंबा बीमारी से ग्रसित हो, तो उनको 5000, 7000 रुपए का महीना का भी दवा चलता है प्रत्येक मंथ। तो कैसे वहन कर पाएंगे? उस 1800, 1400, 1500 रुपए में कहां वो घूमने जा पाएंगे? कौन से जो है मन चाहे व्यंजन का वो आनंद ले पाएंगे? फिर तो पूर्णतः जो है अपने संतानों पर ही निर्भर रहेंगे ना। बुढ़ापा में सहारा कहां हुआ? पेंशन तो एक नाम मात्र का जो है दिया जा रहा है। तो अब आपको ये समझने की आवश्यकता है आखिर क्यों पूरे देश भर में लाखों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, एनपीएस का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो सिर्फ यही कारण है, क्योंकि पेंशन जो स्कीम होता है वह बुढ़ापे का लाठी होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। वह एक बुढ़ापे की जिंदगी जीने के लिए एक गर्वान्वित महसूस करने वाला वह एक हथियार होता है, जिस पर बुजुर्ग जो है वो गर्व करते हैं कि हमें किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो पेंशनधारी जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें अपने पुत्र या पुत्र वधू से उनको ताना नहीं सहना पड़ता है, उनकी अपेक्षा, उनकी उपेक्षा की भावना से जो है वो ग्रसित नहीं हो पाते हैं, बल्कि चूंकि जो है उनके पेंशन के पैसे का लाभ उनके पुत्र और पुत्र वधू को एवं अन्य परिवारजनों को भी मिलता है। इस वजह से उस परिवार में उस बुजुर्ग का जो है मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। तो पेंशन जो है वो एक बुजुर्ग का सम्मान है, पेंशन जो है एक बुजुर्ग का गर्व है, लाठी है, उसका नेत्र है, उसका कान है, उसका जो है आवाज है, उसका हाथ है, उसका पैर है। तो अब जो है सरकार जो है ओपीएस को हटा करके एनपीएस लागू करके और लाखों की तादाद में जो कर्मचारी पूरे भारतवर्ष के हैं, लगभग पूरे भारत की यदि बात किया जाए तो 70 लाख सरकारी कर्मचारी जो है इससे ग्रसित हैं, और बिहार की यदि बात किया जाए तो लगभग 2 लाख कर्मचारी इससे ग्रसित हैं। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं अभी जो एनपीएस के तहत हुए हैं, उनको महीने का 1146 रुपए किसी को 1370 रुपए, किसी को 1520 रुपए, तो किसी को 2728 रुपए, ऐसे जो है पेंशन उनको मिल पा रहे हैं। क्या यह इतना छोटा रकम क्या उनके बुढ़ापा का सहारा बन पाएगा, लाठी बन पाएगा? क्या सम्मान दे पाएगा? क्या वो बुढ़ापे की जिंदगी गर्वान्वित तरीके से वो जी पाएंगे? क्या उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल पाएगा? क्या उनकी संतानें उन्हें सम्मान दे पाएगी? तो क्यों आखिर सरकार ऐसा कर रही है? बुढ़ापे क्यों छीनना चाह रही है लोगों से, जो अपने जिंदगी के 60 वर्ष जो है सरकारी कर्मी के रूप में जो है अपना पूरा युवापन जो है न्यौछावर कर देते हैं? उन्हें बुढ़ापे में आखिर क्यों इस प्रकार की उपेक्षा भरी जिंदगी जो है जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? यह सोचने और समझने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं पुरानी पेंशन नीति और नई पेंशन नीति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है और कितना बड़ा झोल है, सरकार ने क्या नीति अपनाई है
आप बुजुर्गों को जीवन जो है वह अपमानित करने का, तो आप समझिए इस चीज को। जो पुरानी पेंशन थी उसमें जीपीएफ की सुविधा थी, उसमें पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होता था। दूसरी तरफ जो नई पेंशन है इसमें जीपीएफ की सुविधा नहीं है और वेतन से हर माह 10% कटौती होती है। आप ही के वेतन से जो है पेंशन के लिए पैसा काट करके और आपके लिए जो भविष्य के लिए वो भविष्य निधि में जमा हो जा रहा है। तीसरी बात है कि अंतिम वेतन का 50% पेंशन तय होता था। जब आपका रिटायरमेंट का समय है उस समय जो आपका वेतन मिल रहा है उसका 50% हर माह आपको पेंशन मिलेगा और जो है वो बढ़ते रहता था। प्रत्येक वर्ष जो है वो 2 बार उसमें वृद्धि होती थी। लेकिन अब जो है कोई निर्धारित नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा, कोई निर्धारण नहीं है। साथ ही अब तय नहीं हुआ है, एक बार जो तय हो गया वो तय हो गया है ना। तो अगला जो है वेतन आयोग की सिफारिश का फायदा मिलता था, लेकिन न्यू पेंशन में वेतन आयोग का कोई सिफारिश नहीं चलता है। उसके बाद जो है पेंशन देने की जिम्मेदारी सरकार की होती थी पुरानी पेंशन में। नई पेंशन में जो है पेंशन कौन देता है? बीमा कंपनी देती है। अब जो है पेंशन का जो पैसा है 10% जो कटौती हो रहा है वह पैसा बीमा कंपनी को चला जा रहा है, वह शेयर बाजार में उस पैसे को लगा रहा है और उससे जितने अत्यधिक जो है लाभ कमा पाएगा तो उस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा कर्मचारियों में पेंशन। और यदि नुकसान हो जाएगा तो फिर तो पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो जो 10% जो कटौती करके और जो बिचौलिया बीमा कंपनी जो है बिचौलिया का काम कर रही है, तो वह जो है पूरे पैसे का लाभ उठा रहा है। बुजुर्गों, हमारे देश के बुजुर्गों के पेंशन के पैसे का लाभ कौन उठा रहा है? बीमा कंपनी उठा रही है। तो यह जो है महत्वपूर्ण नुकसान है। ओल्ड पेंशन में क्या था कि यदि आवश्यकता पड़ गई तो पेंशन को बेच करके एक मुश्त जो है मोटा रकम उससे कमाया जा सकता था, लिया जा सकता था। हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ गई तो हम पेंशन बेच देंगे, और अल्पकालीन भी बेचा जा सकता था, पूर्णकालीन भी बेचा सकता था, और उससे हम मोटा रकम जो है लेकर के कुछ अलग काम कर लेंगे। लेकिन अभी न्यू पेंशन में पेंशन बेचने का सुविधा नहीं है। आपको जो हर मंथ 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 जो मिलेंगे वही मिलेंगे आपको। तो आप दोनों में ये अंतर को समझिए। अब जो है इसके प्रति जो है कई कर्मचारियों का प्रतिक्रिया आया है। साथ ही जो है वर्षों से लगातार जो है इसके विरुद्ध आंदोलन होते रहे हैं। अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे मुख्य विपक्षी दल के द्वारा मैनिफेस्टो में शामिल करके और ओपीएस पूरे देश भर में लागू करने की बात कही जा रही है। वादे किए जा रहे हैं कि जब जो है सरकार में वो आएगी तो पूरे देश भर में पुनः जो है ओपीएस जो है वो लागू कर देगी। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था बनाई जाने की बात कही जा रही है। हालांकि वर्तमान में जो एनपीएस सिस्टम है इससे जो है काफी हद तक नुकसान हो रहा है। कुल जमा का 60% कर्मियों को वापस मिल जाता है और 40% जो है वो पेंशन के रूप में भविष्य के लिए जो है वो सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये एनपीएस का गणित है। अब जो है कर्मचारियों का सबसे बड़ा सवाल है कि यदि एनपीएस इतना ही अच्छा है तो फिर जो संसद में बैठ करके जिन्होंने इसे जो है बिल के रूप में लाया और विधेयक के रूप में इसे पारित कर दिया, तो वे खुद पर क्यों आखिर नहीं लागू करते हैं? क्यों सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू किया गया है, जनप्रतिनिधियों पर क्यों नहीं लागू किया गया है? क्यों अपने खुद पर लागू नहीं करते हैं वे? सबसे बड़ा सवाल है। अर्थात यह दोगलापन है सरकार का, जो है कर्मचारियों के प्रति यह सौतेला व्यवहार है कि खुद पर जब आती है बात तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे और जब कर्मचारियों पर बात आ रही है तो इन्हें जो है न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है वो पेंशन देंगे। तो यह कहां का न्यायप्रिय बात हो गई? यह तो अन्याय हो रहा है ना कर्मचारियों के साथ। आप जनप्रतिनिधि 5 साल यदि सेवा प्रदान करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, जिसमें अरबों करोड़ों रुपए आप संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, बावजूद इसको जो है आपको पूरे जीवन भर जो है आपको पेंशन मिलने चाहिए, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। और जो 60 अपने जीवन के 60 वर्षों तक देश के लिए, अपने समाज के लिए, सरकार के लिए कार्य करती है, और उन बुजुर्गों को जो है आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत इतना मात्र जो है आप पैसा देंगे उनको कि वे अपने बुढ़ापे का प्रत्येक मंथ का जो है खैनी तंबाकू बीड़ी का भी जो है वो खर्च ना उठा पाए, उनको पर मंथ का दवा जो है वो व्यवस्था ना हो पाए, दूसरे पर ही निर्भरता रहे। तो यह कहां का न्याय हो गया? अब जो है आप सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक बनने की लालसा रखे हुए हैं, तो आपने पढ़ा होगा या मैंने एक वीडियो में इसके पूरे चर्चा किए थे कि नियोजित शिक्षकों और विशेष शिक्षकों में क्या नफा नुकसान है और क्या कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। आप नियोजित शिक्षक हैं और उसके बाद आप विशेष शिक्षक बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो पेंशन वाली बात है कि विशेष शिक्षकों को जो है वो पेंशन तो दिए जाएंगे, लेकिन इस पेंशन का क्या महत्व है? इस पेंशन का क्या महत्व है? विशेष शिक्षक, अभी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका 58 साल, 59 साल 6 महीना हो गया, वे जो है संहिता परीक्षा फेज 1 पास कर चुके हैं। अब वे काउंसलिंग होगा,
जून में उसके बाद वे जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। यदि पुनः जो वर्तमान सरकार है यदि इसी प्रकार वो सरकार में कंटिन्यू हो जाती है तब तो ओल्ड पेंशन लागू करेंगे नहीं। अब उनकी रिटायरमेंट जो है वो एनपीएस के तहत होगा। अब बताइए कि आप राजकर्मी तो बन गए लेकिन आपको पेंशन कितना मिल पा रहा है? 800, 1200, 1000, 1500 यही पेंशन मिलेगा। तो इस पेंशन सिर्फ नाम मात्र का पेंशन, तो क्या फायदा हो गया? कुछ फायदा हुआ क्या? लेकिन आपका जो ईपीएफ अकाउंट में जो पैसा कट रहे हैं, ईपीएफ में जा रहे हैं, उसका आपको जो भविष्य निधि में जा रहे हैं उसका आपको बुढ़ापे में जो है इससे एनपीएस से अत्यधिक लाभ आपको ईपीएफ वाला मिल पाएगा। तो कई प्रकार के जो है दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है, कई कुरीतियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ राज्यकर्मी एक नाम के राज्यकर्मी हो जाएंगे लेकिन राज्यकर्मी बनने का लाभ कितना मिल पाएगा, यह सोचने और समझने वाली बात है। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश पारित हुआ है तो उसमें जो बिहार शिक्षक एकता मंच के नेतृत्व करता है वो एक मुंह बोल रहे हैं ना सभी एक मंच पर आकर के कि जो नियमित शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है वो नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो फिर क्षमता परीक्षा दे करके पास होकर के विशिष्ट शिक्षक बनना, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना क्या महत्व निकल जाता? हाँ, लेकिन यदि ओपीएस लागू हो जाता है तब फिर कुछ मायने निकल कर सामने आएंगे। अन्यथा अन्य जो भी लाभ हैं अब उसमें विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उसी दिन से उनका जो है सेवा काउंट होगा। यदि पहले 15 साल, 18 साल, 12 साल, 14 साल वो सेवा ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्यानुभव उनका रहा है, क्या पदोन्नति और वेतन वृद्धि में उनका जो है उसका फायदा मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा? यह स्पष्ट क्यों नहीं सरकार कर रही है? तो ये सारे विसंगतियां हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस में है अभी भी नियोजित शिक्षक। वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर उन्हें फायदा किस रूप में है, राज्यकर्मी बनने में फायदा है या फिर नियोजित रहने में फायदा है। क्योंकि नियोजित शिक्षकों को कार्यानुभव के आधार पर उनको जो है पदोन्नति मिलबे करेगा, वेतन वृद्धि मिल ही रहा है ना। उसके बाद जो है उनको सेवानिरतता का लाभ मिल ही रहा है, उनका अन्य अलाउंसेज जो है होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डीए, टीए सारे मिल ही रहे हैं, भविष्य निधि में उनका पैसा जमा हो ही रहा है सरकार की तरफ से। उनका ग्रेजुएटी और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की बात है तो वो भी जो है दावा किया जा रहा है बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा कि उसे लड़ करके सरकार से लिया जाएगा क्योंकि उनका हक है, अधिकार है। तो उसके बाद जो है रिटायरमेंट और पेंशन की बात है तो मिलेंगे ही, भविष्य निधि का पैसा आपको मिलेगा ही ना, अंततः वो सरकार खा तो नहीं जाएगी। तो अब यह नहीं मैं कह रहा हूं कि आप क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन न करें, आप विशिष्ट शिक्षक न बने, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त न करें। छठे फेज के लिए तो अति अनिवार्यता है कि क्षमता परीक्षा दे विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें, क्योंकि उन्हें विशेष कोई 2 साल ही हुए हैं तो उनको विशेष कोई जो है नफा नुकसान है नहीं। लेकिन विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उनके वेतन में जो है 10 से 15,000 रुपए का वृद्धि एकमुश्त हो जाएगा एकाएक। लेकिन पुराने जो हैं जिनका कार्यानुभव जो है उसका लाभ न मिल पाने का जिनको आशंका है विशिष्ट शिक्षक बनने, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के बाद, क्योंकि ऐसा विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही बनाया गया है, तो वे असमंजस में तो हैं। तो वे खुद निर्णय ले कि उन्हें करना क्या है। मैं कौन होता हूं डिसीजन देने वाला कि आप क्षमता परीक्षा दे अथवा नहीं दे? आप निर्णय ले। हमारी जो है भूमिका है कि सिर्फ जो उचित जानकारी हो आप तक पहुंचा देना। उन जानकारियों को आप सिर्फ मेरे ही वीडियो के माध्यम से नहीं, अन्य सोर्सेज, रिसोर्सेज के माध्यम से भी आप कलेक्ट करें और आप खुद निर्णय ले कि आपको करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।